देखिए, कई मर्तबा क्या होता है कि हम ऐसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या फ्लैक्सी कैप के चक्कर में रहते हैं जहां पर हमारे को मौका अच्छा दिखता हो, यानी जिसका एयूएम बहुत बड़ा ना हो, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ना हो, जो मार्केट के अंदर इतना लोगों के सामने बिल्कुल लाइट में ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर ना हो। समझ रहे हैं? ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं, ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जिनकी तलाश हमें कई मर्तबा रहती है। तो आज की इस वीडियो में दो ऐसे ही स्मॉल कैप के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर एक मौका है। ये कह लीजिए मौका क्यों है, ये भी वीडियो में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ अगर आपका ये मूड है कि भाई मुझे हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स गेन करना है, मतलब फंड के अंदर अगर रिस्क हाई रहेगा तो चलेगा, लेकिन वहां पर रिटर्न्स मुझे बहुत ही अच्छे मिलने चाहिए, लोगों को उसके बारे में बहुत ज़्यादा इतना कुछ पता भी नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा लोगों के सामने मशहूर भी नहीं होना चाहिए, ऐसे दो स्मॉल कैप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो एसआईपी और लमसम दोनों के लिए काम करेंगे। समझ रहे कि नहीं? तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। समझ रहे कि नहीं? अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि ये दोनों फंड जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होने वाले हैं और यहाँ पर एसआईपी भी आप कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल आपको लमसम करने और एसआईपी करने के टाइम पर रखना पड़ेगा। वो क्या क्या ख्याल रखना है वो मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि भाई फंड के जो बेसिक डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूं। समझ रहे हैं ना? बहुत ही मेन चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो जिस दो फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें से सबसे पहला है बीओआई स्मॉल कैप। समझ रहे हैं? स्मॉल कैप। और दूसरा है बंधन स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप, चलिए मैं नीचे ही में लिख देता हूँ स्मॉल कैप। ये दोनों फंड है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसके हम बेसिक डिटेल्स वगैरह ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर फंड एज देखें तो फंड का आप देख सकते हैं बीओआई स्मॉल कैप का कितना साल हो चुका है? 5 साल, 5 ईयर 7 मंथ हो चुका है। वहीं पर अगर बंधन का देखें तो 4 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब 4 साल 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। फंड साइज़ की अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटा फंड साइज़ है। समझ रहे कि नहीं? 1080 करोड़ का फंड साइज़ है। और दूसरा वाला अगर बंधन का फंड साइज़ देखें तो कितना है? 5166 करोड़ का फंड साइज़ हो जाता है। उसके बाद आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं बराबर कहता हूँ ये चीज़ हर अपने व्यूवर्स से, कि भाई आपको किसी भी फंड के अंदर ये देखना चाहिए। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि इस फंड के अंदर आपको इसीलिए आना चाहिए क्योंकि अगर आप चाहते कि भाई हाई रिस्क लेकर मुझे हाई रिटर्न्स देने वाला फंड चाहिए तो आपको ऑफ कोर्स इस फंड में आना चाहिए, ये दोनों फंड में। देखिए, अगर सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो 15.39 है। समझ रहे कि नहीं? 15.39। समझ रहे कि नहीं? वहीं पर अगर यहाँ पर देखें बंधन का अगर स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो 17.06 है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं बराबर बताते रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में, रिस्क रेशियोज़ के बारे में। स्टैंडर्ड डिवीजन ये बताता है कि कोई भी फंड अच्छा खासा रिटर्न्स बनाने के लिए कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी का सामना करता है या उस फंड में कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तो ये चीज़ शो कैसे करता है, ये कहाँ से पता चलता है? स्टैंडर्ड डिवीजन से पता चलता है। तो यहाँ पर आप दोनों फंड का अगर स्टैंडर्ड डिवीजन रेशियो देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है इन दोनों फंड में। अगर बीओआई के कंपैरिजन में बंधन को देखें तो बंधन में कुछ ज़्यादा ही रहती है। समझ रहे? उसके बाद शार्प रेशियो जो कि ज़्यादा रहना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? तो शार्प रेशियो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले बीओआई में देखें तो बीओआई में 1.39 है। समझ रहे कि नहीं? तो शार्प रेशियो ठीक ठाक है और इससे भी कम यहाँ पर है, मतलब बंधन में और कम है, 1.28 है। समझ रहे कि नहीं? बीटा रेशियो 1 से नीचे रहना चाहिए हमेशा, इस बात को आप याद रखें। बीटा रेशियो हमेशा 1 से नीचे रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बीटा रेशियो के मामले में ये फंड दोनों ठीक ठाक है। बीटा रेशियो ये दिखलाता है कि किसी भी फंड के ऊपर मार्केट के अप्स एंड डाउन का कितना ज़्यादा असर पड़ता है, मार्केट के अप्स एंड डाउन में कितना ज़्यादा वो इफेक्टिव होता है इन चीज़ों को लेकर। समझ रहे हैं? तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? बीटा रेशियो से पता चलता है। बीटा रेशियो क्या है? अगर वीओआई में देखें तो 0.79 है, वहीं पर अगर बंधन में देखें तो 0.89 है। तो बीटा रेशियो के मामले में ठीक ही ठाक है। समझ रहे हैं? अल्फा रेशियो को अगर हम बात करें, देखिए अल्फा रेशियो ये दिखलाता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा बढ़कर रिटर्न्स दे रहा है। तो अल्फा रेशियो के मामले में बीओआई देखें तो ज़्यादा आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। बीओआई का अल्फा अगर देखें तो 5.3
3.36 है। वहीं पर अगर बंधन का अल्फ़ा देखें तो 3.67 है। तो अल्फ़ा के मामले में ठीक ही ठाक है, मतलब एटलीस्ट अपने बेंचमार्क से ऊपर उठकर रिटर्न्स तो दे रहा है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर अभी मौका है। मौका मैंने क्यों कहा था? देखिए मौका मैंने इस रीज़न के साथ कहा था कि भाई यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह शार्प रेशियो के मामले में यहाँ पर ये चीज़ समझ में आता है कि भाई हाई रिस्क है, लेकिन रिटर्न्स के मामले में भी हाई रिटर्न्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके रिटर्न्स भी मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। और मौका जो मैंने कहा है, तो मौका देखिए अभी इसका AUM बहुत ही छोटा है, समझ रहे कि नहीं? AUM बहुत ही छोटा है इसका, समझ रहे हैं? इन दोनों फंड का AUM बहुत छोटा है। अभी मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा लोग इस फंड के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आप अपना वैल्यूबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि भाई मार्केट के अंदर बंधन स्मॉल कैप के बारे में, BOI स्मॉल कैप के बारे में लोग इतना ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, इसके ऊपर इतनी बातें नहीं करते हैं, तो इतना ज़्यादा ये मशहूर नहीं है फ़ंड। और दूसरी बात कि इसका फंड साइज़ बहुत छोटा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस है, समझ रहे कि नहीं? अब इसको आप एक और भी दूसरे, ये पॉजिटिव पॉइंट हुआ, समझ रहे कि नहीं? लेकिन इसका एक और भी पॉइंट है और एक और भी पहलू है जिसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई लिक्विडिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि AUM बहुत छोटा है तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। और बराबर कहा जाता है कि भाई आपको ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए जिसका AUM बहुत बड़ा हो। तो देखिए AUM बहुत बड़ा होने का मुझे लगता है कि जो मेन रीज़न है कि कहते हैं कि बहुत बड़ा AUM होना चाहिए, उसके पीछे का एक रीज़न है कि भाई लिक्विडिटी वगैरह को लेकर ज़्यादातर लोग बोलते हैं, जिस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, समझ रहे कि नहीं? लेकिन अभी आपको पता होगा कि सेबी स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करवा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वगैरह पड़ने वाला है, या फिर अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई दिन आने वाला है जिसमें आपको लिक्विडिटी वगैरह को लेकर प्रॉब्लम हो सके। भाई इतना तो मैं मानकर ही चलता हूँ कि कम से कम अब कोविड नहीं आने वाला है, इतना तो मैं मानकर चलता ही हूँ कि कोविड जैसा सिचुएशन नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा टाइम था, समझ रहे कि नहीं? तो ये सारी बातें हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर एक मौका नज़र आता है। अब देखिए किसी भी फंड के अंदर उसकी एक चीज़ बहुत ही मेन होती है, वो क्या होता है पता है आपको? उसके सेक्टर्स, कि भाई आप जो पैसे लगा रहे हैं, आपके पैसे किन किन सेक्टर्स में निवेश हो रहे हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो BOI का टॉप 3 सेक्टर सबसे पहले देख लें। सबसे पहला नंबर पर कैपिटल गुड्स, जहाँ पर BOI अपने AUM का 19.3% पैसे निवेश कर रहा है, यानी कैपिटल गुड्स के सेक्टर में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हेल्थ केयर, जहां पर अपने AUM का 10.47% पैसे निवेश कर रहा है। उसके बाद आ जाता है सर्विसेज, जहां पर अपने AUM का 10.35% पैसे निवेश कर रहा है। उसके बाद बंधन का अगर हम टॉप 3 सेक्टर्स देखें तो सबसे पहले नंबर पे है फिनेंशियल, समझ रहे कि नहीं, जो कि अलग है। बाकी दो जो नीचे वाला है वो दो इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए सर्विसेज इसमें भी है और सर्विसेज यहाँ पर भी है, और उसके बाद हेल्थ केयर यहाँ पर भी है, हेल्थ केयर यहाँ पर भी है, समझ रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इसके टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर, समझ रहे कि नहीं? सेकेंड नंबर का अगर सेक्टर देखें तो सर्विसेज है, जहाँ पर अपने AUM का 9.95% पैसे निवेश कर रहा है, समझ रहे कि नहीं? और पहला फिनेंशियल है, जहाँ पर 18.97% पैसे लगा रहा है अपने AUM का। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हेल्थ केयर है, जहाँ पर 9.43% पैसे निवेश कर रहा है अपने AUM का, समझ रहे हैं? तो ये टॉप 3 सेक्टर्स के डिटेल्स थे। अब देखिए वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक बात कहा था कि भाई अगर आपको SIP करना है और लमसम करना है तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए वो बात कौन सी थी? सबसे पहले अगर मैं SIP की बात करूँ, समझ रहे कि नहीं, SIP की अगर मैं बात करूँ तो SIP तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लमसम की अगर बात की जाए तो ये आपको पता ही है, लेकिन बस मैं आपको ये समझ लीजिए कि याद दिला रहा हूँ। लमसम करने के टाइम पे आप टाइमिंग का अगर ख्याल रखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होता है, समझ रहे कि नहीं? अगर आप बहुत लंबे समय के लिए लमसम भी करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ सालों के बाद पता भी नहीं चलेगा कि भाई मैंने जो लमसम किया था वो किस टाइम पीरियड पर किया था, मतलब उस टाइम मार्केट का सिचुएशन क्या था, ऐसा आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर टाइम का ख्याल रखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ज़रा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर हम आते हैं जिसको हर कोई देखना चाहता है, समझना चाहता है, और वो क्या है? किसी भी फंड का रिटर्न्स, समझ रहे कि नहीं? रिटर्न्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जबकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको देखनी चाहिए, रिटर्न्स आपको बाद में देखना चाहिए। देखिए रिटर्न्स के मामले में सबसे पहले अगर हम BOI के रिटर्न्स पर ध्यान दें तो पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 59.14% का रिटर्न्स दिया है।
पिछले 3 ईयर्स में इस फंड ने 29.14% का रिटर्न्स दिया है, और पिछले 5 ईयर्स में इस फंड ने, चूँकि 5 ईयर्स इस फंड का कंप्लीट हो चुका है तो इसीलिए 5 ईयर्स का डेटा है यहाँ पर। तो पिछले 5 ईयर्स में 37.64% का रिटर्न्स दिया है ओवरऑल। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक ईयरली जो रिटर्न्स दिया है 34.86% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर अगर ध्यान दें इसके रिटर्न्स पे, यानी बंधन स्मॉल कैप के रिटर्न्स पे नज़र डालें तो पिछले 1 ईयर में 77.47% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में इस फंड ने 29.74% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 5 ईयर्स इस फंड के कंप्लीट ही नहीं हुए, तो 5 ईयर्स का इसका कोई डेटा भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ओवरऑल जब से ये फंड लॉन्च हुए तब से ईयरली जो रिटर्न्स दिया है वो रहा है 41.80% का, समझ रहे कि नहीं, यानी ईयरली तौर पे ये रिटर्न्स रहा है। तो ये सारा कुछ डिटेल्स हो गया, रिटर्न्स वगैरह में मैं आपको दिखला ही दिया। उसके बाद ये इधर भी रिटर्न्स आपको दिखलाई दिया, सारा कुछ आपको मैंने बता दिया है। अब इन सारे डेटा की बुनियाद पर आपको ये फंड कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे तो ये दोनों ही फंड अच्छे लगते हैं। अगर आप बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाना चाहते हैं, ख़ास तौर से अगर मैं अपनी बात बताऊं तो 7 ईयर से आगे के लिए आप जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि दोनों ही फंड बहुत ही बेस्ट है। बाकी आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दे चुका हूं जो कि ज़रूरत की थी। फिर भी कुछ छूट गया है या आपका जो भी अपना ओपिनियन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।